वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज हम हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। तो कितने गुण बताएं आचार्य वामन ने, 12, 9, 20 या फिर 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 20। आचार्य वामन ने काव्य के कुल गुणों की संख्या 20 बताई है। अगला प्रश्न व्याकरण से है कि मुख शब्द का विलोम क्या होगा। अंधा, लंगड़ा, वाचाल या फिर बात। मुख का मतलब होता है चुप रहना। अगर इसका विलोम देखेंगे तो क्या होगा, तो ऑप्शन सी वाचाल होगा। वाचाल मतलब जो अत्यधिक बोलने वाला होता है। तीसरा प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अंबक, अंबर, व्योम या फिर नभ। तो इसका ऑप्शन ए अंबक जो है इसका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और बाकी ये तीनों अंबर, व्योम, नभ है। इसके और भी अतिरिक्त आकाश के पर्यायवाची होते हैं, जैसे गगन, अंबर, अर्श, आसमान, मंडल, अनंत, ऊर्ध्वलोक, इस तरह के और भी आकाश के पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। इसके रचयिता कौन है। सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भीष्म साहनी इस नाटक के रचयिता है। पांचवा प्रश्न है कि सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती। तो सदाचार के ताबीज के लेखक है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न है कि क्रोध निबंध के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोध निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। एल्बम के, परीक्षा के, षणदाता के या फिर कफन के। तो घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं, और ये कफन कहानी किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था। कमलावती, नागमती, वेदवती या फिर मृगावती। तो पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम था नागमती, और ये पद्मावत किसने लिखी थी, तो मलिक मोहम्मद जयसी ने। अगला प्रश्न है नावा की तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के संपादन किसने किया। अज्ञे ने, धूमिल ने, रघुवंश ने या फिर त्रिलोचन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के संपादन किया। और इसका जो पूरा नाम है अज्ञे जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था क्या है, यानी प्राकृत की पहले की अवस्था क्या है। पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट। तो इसकी जो पहले की अवस्था है प्राकृत की, वह पाली है। अगर आप भाषा की विकास के क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति आता है, फिर लौकिक संस्कृति आता है, फिर उसके बाद पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश, फिर बाद में हिंदी आता है। तो हिंदी के पहले अपभ्रंश आएगा, फिर उसके पहले प्राकृत आएगा, फिर उसके पहले पाली आएगा। तो यहाँ पर यही पूछा है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत के पहले की अवस्था क्या है, तो क्या है, पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी। इस तरह से क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो ऑप्शन डी कौन सा, 500 से 1000 ईस्वी अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्य शब्द का तद्भव क्या है। तो कार्य शब्द का तद्भव है ऑप्शन डी, काज है। अगला प्रश्न है कि सही शब्द का इसमें वर्तनी पहचान है, कौन सा इसमें सही है। क्रोधाग्नि कौन सा सही, ए बी सी डी में से। तो ऑप्शन ए, क्रोधाग्नि जो है ए वाला सही है बिल्कुल, जिसमें छोटी की मात्रा लगी रहती है अग्नि में, वो क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। तो क्रोधाग्नि इस तरह से आपका वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। समास बताना, यथाशक्ति में बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। तो जो इसका राइट आंसर है यथाशक्ति का ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, या जो पहला पद मुख्य होता है उसी को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति भी वही है, जिसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कारक के बारे में बताना, कारक की विभक्तियों से इसको जोड़ना है। तो कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण का इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता का देखिए ने होता है, कर्म का को होता है, और करण का से होगा, और अधिकरण का मे पर होगा। इस तरह कारक में हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 होती है, और अगर संस्कृत में पूछा जाता है तो कारकों की संख्या 6 होती है, लेकिन यहाँ हिंदी में पूछा जाए तो कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि खटमल शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर कोई नहीं। तो जो खटमल शब्द है वो पुल्लिंग लिंग है। अगर इसका स्त्रीलिंग भी अगर पूछा जाता है तो खटमल का मादा खटमल हो जाता है, लेकिन खटमल केवल जो शब्द है वो पुल्लिंग से माना जाता है। अगला प्रश्न है 17वां कि श्याम सोता में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं।
तो जो श्यामस होता है इसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जहाँ पर कर्म हमें नहीं दिखाई देता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया तो होती है लेकिन वहाँ पर कर्म नहीं दिखाई देगा, तो श्यामस होता है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 18वां कि इनमें कौन सा शब्द देशज है, चिड़िया, कीमती, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो चिड़िया है वो आपका देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता और वह ऐसे कोई भी शब्द पनप जाते अपने आप ही आ जाते, उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द होता है। तो चिड़िया भी क्या है, एक देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है। तो हवा का पर्यायवाची देखिए ऑप्शन सी बयार होता है। हवा के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, बयार, इस तरह से हवा का पर्यायवाची होता है। ये जो नाराज होता है, नाराज का मतलब होता है बाढ़। चलिए अगला प्रश्न है 20वां कि मक्खी मारना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, साहसिक कार्य करना। तो मक्खी मारना मतलब बेकार बैठे रहना। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से शब्द गलत है। तो देखिए नगर का शहर बिल्कुल सही होता है, नशा को मद भी कहते हैं, नारी को स्त्री भी कहते हैं, लेकिन निशान चिन्ह यही गलत है। अगर यहाँ पर निशान रहता, तालब्य वाला श रहता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर निशान दंती स है इसलिए ये गलत है। 23वां प्रश्न है कि इनमें से अर्थ का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। अर्थ का मतलब कौन कौन से इसमें अनेकार्थक शब्द है। तो अर्थ का मतलब कारण भी होता है, मतलब भी होता है और धन भी होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 24वां प्रश्न है कि जिन वर्णों के उच्चारण से समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी। उसमें संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो स, श, स और ह। एक दंती स होता है, एक मूर्धन्य स, एक तालव्य स और ह होता है। इस तरह से उसमें संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। 25वां प्रश्न है कि उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही उन्हें क्या कहते हैं। जो मुंह के भीतर ही रहता है उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं। स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं, तो वो भी 4 होते हैं। कौन से होते हैं, या, रा, ला, व। इस तरह से उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या, रा, ला, व। इस तरह के आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। तो आज के लिए हमने इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे थे, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।